कम्युनिस्ट और जिहादी हमारे देश के खिलाफ छेड़े गए प्रॉक्सी वार के मुख्य कड़ी हैं। तो क्या यह मानकर चलना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का प्रॉक्सी वार ही चलता रहेगा? क्या पारंपरिक युद्ध की अब संभावना नहीं है? सब देखिए, क्या है कि अगर आप पूरा मैप देखें इंडिया का, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट, चाइना एक न्यूक्लियर स्टेट, मिसाइल पावर, दोनों के पास मिसाइल पावर, डिलीवरी सिस्टम, ये दोनों कॉन्फिडेंट है कि अगर आप वो स्केल ले लें तो स्केल के एक तरफ, स्केल के एक एंड पे है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, दूसरे एंड में है कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। यानी कि आपके टैंक्स, ये वो जो आपकी इन्वेंट्री है, फोर्सेस है, वो समझते हैं कि क्योंकि स्केल के इस एंड में, एक्सट्रीम एंड में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो ये कन्वेंशनल लड़ाई होगी ही नहीं। यानी कि जो लड़ाई आपने 71 में देखी थी या 65 में, वो लड़ाई अब नहीं होगा। इसके ये दोनों एंड के बीच में आप कुछ भी करते रहो, प्रॉक्सी वॉर करो। प्रॉक्सी वॉर का सबसे बड़ा ये है कि आप अंदर से किसी देश को तबाह कर सकते हो बहुत कम पैसे में, यहीं से पैसे उगा के यहीं पे वो आपके ये दिल्ली में, क्योंकि वो क्या है कि वो प्रॉक्सी वॉर को कोई पॉलिटिकल पार्टी इम्पीटस दे रही है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जब इम्पीटस दे रही है तो उसको अंदर से भी फंडिंग हो रही है, तो पैसा भी यही का है, तो बड़ा अब ये है। तो इस सारे के सारे ये प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं। ये साहब, याकूब मेनन की जब हैंगिंग हुई थी, आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई 17 एजेंसियां लिवरेज की गई थी। कोई जुडिशरी में काम पर कर रहा है, कोई प्रेस में काम कर रहा है, कि उसका आप उस समय का वो देख लेना, वो एक रात पहले का वो कितना फ्रेंजीड एक्टिविटी हो रहा था कि उसको किस तरीके से उसके फांसी के उसमें ये किया जाए। तो वो ये जानती है कि ये एक एंड में अगर ये है न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे एंड में कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, तो आप कैलिब्रेट करते रहो प्रॉक्सी वॉर को, ठीक है। और आप साहब वो अपने एक लड़की का भी सबवर्जन देखा, उसी तरह ये फौज को भी सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने रिटायर्ड लोगों से शुरू की है सबवर्जन की। सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल हैं जो कम्युनिस्ट और जिहादियों की कार में मदद कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि वो डीएनए, वो जीन्स वाले, आपको क्रिमिनल जीन्स वाले लोग बहुत मिलेंगे। फिर हमारी जो व्यवस्था है वह इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की अब तक, जबकि यह इतने सालों से चलता आ रहा है? नहीं साहब, देखो, ये एक चीज तो तय करना होगा कि क्या एक्सेप्टेबल है इंडिया में और क्या नहीं एक्सेप्टेबल। और ये आप यूके, फ्रांस की क्या है, यूके फ्रांस में ये क्या है, ये देश क्या बन गए हैं आज? यूनाइटेड किंगडम में, लंदन की बात कर लो आप, दुनिया के जितने ये गंदी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो जिहादी हो चाहे बाकी, इनसे सबका ऑफिस वहां रहा है। इंडिया में, इंडिया का वो बना हुआ है, मीजोस का ऑफिस वहां पे, नागाज वहां से वो करते थे, आपको याद होगा। तीसरा ये आपके एलटीटी का वहाँ ऑफिस था, खालिस्तानी वहाँ से ये करते हैं, ये फारूक अब्दुल्ला वहाँ बार बार जाता है, जेकेएलएफ का वहाँ पे। ये क्या है आपको मालूम है क्या है इसका मतलब है? इसका मतलब एक तो आप लिवरेज कर सकते हैं टारगेट कंट्री पे उनके द्वारा, दूसरा उसका ये है कि जितने ये दुनिया की जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो पैसे का फ्लो बहुत होता है, तो इसीलिए वो कहते हैं यार हम तो मेहनत कर नहीं सकते हैं, दूसरे के पैसे आने दो यहाँ पे, हम उसी पैसे से हम अपने आप को ग्रेट कंट्री कहलाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि एक और बहुत बड़ा फर्क है कि जब डेमोक्रेसी आया ये वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे।
ठीक है, ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे और डेमोक्रेसी के बहुत साल इंट्रोड्यूस होने के बाद 50s और 60s में पहली बार वहां पर औरतों को वोटिंग का राइट्स मिला। ठीक है, लेकिन हमारे यहां क्या हुआ कि आजादी और डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एक साथ शुरू हुई है। आजादी कह रहा हूं, मतलब नेशन स्टेट बनना और डेमोक्रेसी का ये करना, ये दोनों चीजें एक साथ शुरू हुई हैं। अब आपने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के मतलब वो जो अचीवमेंट्स हैं उसको निगेट कर रहे हैं।